कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लैट पीजी के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर साल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्लैट पीजी के अंदर 2 से 3 पैराग्राफ तो आते ही आते हैं। और साथ ही में अगर हम लोग बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, तो कोई भी टॉपिक अगर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है तो उसका रेफरेंस आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को कायदे से प्रिपेयर करना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में स्टडी करने हैं आपके 2 महीने के टेन्योर में, जो कि आपका एग्जाम में रह गया है। कौन से केसेस हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयार करना, और किस तरीके के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लैट के द्वारा कि आपसे पूछे जाएंगे, आपको अपनी पढ़ाई को अप्लाई कैसे करना है। तो बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना और कहां से पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई अपनी कर रहे हो वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स जे.एन. पांडे से, तो आप केवल पढ़ाई अपनी जे.एन. पांडे से ही करो, बिकॉज इस बुक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक स्कीम दी है। फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो मान लो ए.के. जैन से, ए.के. जैन भी काफी अच्छी किताब है, तो आपको जे.एन. पांडे को छोड़ के ए.के. जैन पे नहीं आना, या फिर ए.के. जैन को छोड़ के जे.एन. पांडे पे नहीं आना। स्टिक विद द बुक दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। हो सकता है कोई आपकी क्लैट की गाइड ही क्यों ना हो, आपको स्टिक करना है केवल एक बुक के साथ। ये बात जान लीजिए, प्लीज हिलिएगा मत, ऑल्टरनेट मत करिएगा। बहुत ज्यादा आपका जो पेशेंस होता है वो लूज करेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। अब आते हैं टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पेपर के अंदर। वैसे तो अगर आप बात करते हो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट होता है, अगर हम लोग बात करते हैं सिलेक्टिव स्टडी की, सबसे पहले आप बात कर लो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपके आर्टिकल 12 आर्टिकल 13 में लिस्ट ऑफ केसेस आपके दिए वो आप देख लीजिएगा। फिर आर्टिकल 14 आता है। आर्टिकल 14 के अंदर आपके कर्नल नीतीशा का हो गया, अनिल नागराज का हो गया, बबीता पुनिया का हो गया, सीरीज ऑफ जजमेंट्स आए हुए हैं वुमेन्स राइट्स इन द आर्मी नेवी और वुमेन्स राइट्स एज अ होल के बारे में पूरी डिबेट चल रही है। इवन बबीता पुनिया लास्ट ईयर आया भी था, तो इस केसेस को सीरीज को कायदे से देख लीजिएगा। फिर जो दूसरा आपका टॉपिक है वो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का, रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जितनी मैं एम्फसाइज कर पाऊं उतना कम है। इंदिरा साहनी, एम.आर. बालाजी, जर्नैल सिंह, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, बी.के. मित्रा 1, 2, किशन राव, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल, जितने केसेस आपके आए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बी इज रिजर्वेशन इन प्रमोशन, बी इट आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के ऊपर जितनी बातें हुई हैं सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कायदे से इनको करिएगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के लिए। इसके अंदर आपको देखना क्या है, के नजीब हो गया, बांका स्नेहा शीला वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना हो गया। इसके अंदर आपको राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन के ऊपर अच्छे से पढ़ाई करनी है। फिर आपका जो बेल रहता है, बेल के ऊपर अच्छे से पढ़ाई करनी है, सीआरपीसी से रिलेट करके पढ़ाई करनी है। यूएपी और एनडीपीएस के अंदर ध्यान रखिएगा, जो केसेस होते हैं ज्यादातर इनके अंदर कोई ऐसी आपकी प्रोविजन होती है जो कि चैलेंज होती है और उसका रिलेशन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, तो उसको कायदे से कनेक्ट करके आपको पढ़ाई करनी है। सीआरपीसी, यूएपीए, एनडीपीएस और जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, उन सबको मिलाकर एक पूरा क्लस्टर बनेगा, उसकी पढ़ाई कायदे से करिएगा। इसके ऊपर पैराग्राफ आने का बहुत बड़ा चांस है। वैसे ही आर्टिकल 15 और 16 पे तो डेफिनेटली एक पैराग्राफ जरूर आएगा। फिर बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी कब आई, उसका क्या फीचर है, कौन सी चीज कहाँ बोली गई है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर आती है अमेंडमेंट्स की बात। अमेंडमेंट्स किए कैसे जाते हैं, आर्टिकल 368 के अंदर प्रोसीजर क्या दिया है, डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। अब देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कौन से टाइप की इमरजेंसी है, कितनी पावर होती है, फंडामेंटल राइट्स और इमरजेंसी पावर्स का किस तरीके का अपना कोरिलेशन रहता है। इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आने का चांस है इस बार हल्का सा मेरे हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम दैट बात करते हैं जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी के टॉपिक के अंदर रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, किस टाइप की रिट्स होती हैं, जुरिसडिक्शन के अंदर क्या क्या पावर होती है कोर्ट के पास, रिव्यू करने की जो पावर होती है जजमेंट्स को आर्टिकल 226 और 137 के अंदर। इसके अंदर देख के चलिएगा, सीरीज ऑफ जजमेंट्स आए हुए हैं, कायदे से इस टॉपिक को जुडिशरी के कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका बात करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और कमीशन जितने भी आए हुए हैं, जितने भी आपके अमेंडमेंट्स आके रखे हैं, सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स को कायदे से कर लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आप कुछ भी मत पढ़ो, अमेंडमेंट जरूर पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक टॉपिक आपका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है, वो है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। इसके अंदर प्रशांत भूषण का जजमेंट आपका 2020 में आया भी था, सुराज इंडिया का हो गया, दीपक कंसल का केस हो गया। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो भी सीरीज ऑफ केसेस आए हैं उनको कायदे से देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बात कर लेगा ट्राइब्यूनल्स की।
मद्रास बार एसोसिएशन के एक सीरीज ऑफ केसेस आए हैं, उन केसेस को कायदे से देखिएगा। अगर आप नहीं देख रहे हो तो रॉजर मैथ्यू केस को एक बार देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, इसके ऊपर अभी भी एक बहुत अच्छा भी जजमेंट है 2022 में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो विकास कुमार का केस आपका आया था पिछले साल भी, इस बार भी आने के चांस है। आराम से कायदे से इस चीज को देख लीजिएगा। और थोड़ा जो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी मिलाया है यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स के केस में, तो उस चीज का ध्यान रखिए। एज अ होल आपको एम्बिट लेके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर चलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई जजमेंट किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे जो भी हो, अगर कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस दी है जिससे कि कोई पर्टिकुलर चेंज आ रहा है पर्टिकुलर किसी टॉपिक के अंदर, या फिर जो पूरा एक पैराडाइम है उसकी वजह से फ्यूचर के जजमेंट्स के ऊपर उस पर्टिकुलर जजमेंट का या फिर पर्टिकुलर गाइडलाइन का इफेक्ट आ सकता है, ऐसे केसेस पे खास ध्यान रखिएगा। बिकॉज इस तरीके के जो जजमेंट्स हैं जो कि फ्यूचर में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं रेलेवेंस बढ़ जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता रहता है कि पब्लिक कॉन्शियस के अंदर ऐसे जजमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इस तरीके के जजमेंट्स पे कायदे से ध्यान रखिएगा। अब चलिए, हमने बात कर ली टॉपिक्स के लिए। अब थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऐसे केसेस जो कि आपके पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2021 के पहले के थोड़े केसेस के बारे में, और इसके अंदर मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चेक करी गई है काफी केसेस में, तो उसके बाद में एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले स्विस रॉबिन्स का केस बैंक्रप्सी कोर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई का राफेल डील का जो पूरा मामला हुआ था वो एक बार देख लीजिएगा। इंडिबिली क्रिएटिव का केस, जो आपका भविष्य भूत के जो मूवी आई थी उसके ऊपर जो पूरा मामला चला था वो है। बीके पवित्रा 1, बीके पवित्रा 2 का केस बहुत ज्यादा क्लासिक इंपॉर्टेंट। फिर पायनियर अर्बन का पूरा यहाँ पे आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कैसे ट्रीट करना है बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर पूरा मामला वो देख लीजिएगा। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट का मामला, जो आरटीआई को लेकर पूरा मामला हुआ था कि आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए आपके कॉलेजेस, उसके ऊपर एनजीओ का, उसके अंदर थोड़ा सा देख लीजिएगा इस केस को, इंपॉर्टेंट है। फिर सुशील अग्रवाल का ये जो केस है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इसी केस के आने की वजह से बेल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना, और उस वजह से ही बेल के ऊपर कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ आए थे, देख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल का केस, ये आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर कायदे से ध्यान दीजिएगा। फिर पांडुरंग गणपतराव चौगुले वर्सेस यशवंतराव पाटिल मुरगुर सहकारी बैंक, ये केस तो मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर तो वीडियो बना चुके हैं। इस केस का इस बार आने का बहुत बड़ा चांस है मेरे हिसाब से। फिर मुकेश सिंह वर्सेस नारकोटिक्स ऑफ दिल्ली, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है एनडीपीएस का, एक बार देख लीजिएगा। फिर तमिलनाडु मेडिकल ऑफिशियल्स आपका एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये केस भी काफी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा। फिर डॉक्टर शाह फैजल हो गया, ये फिर आपका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स हो गया, फिर नौदा भसीन हो गई, जो पूरी सीरीज ऑफ केसेस आर्टिकल 370 से जुड़े हुए, उनको एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला भी। फिर आपका रिजर्वेशन के अंदर थोड़ा आ जाते हैं, छबरेरू लाल का केस हो गया, फिर दविंदर सिंह का केस हो गया, दोनों ही आपके लैंडमार्क जजमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। रिजर्वेशन के अंदर दोनों जजमेंट को कायदे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा रिजर्वेशन इस बार पक्का आएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कंतारो रजावीरू का सबरीमाला इशू के अंदर आपके देखिए अभी हिजाब बैन का जो पूरा मामला चल रहा है वो पूरा यहाँ पर इस केस के अंदर ही डील होगा, बिकॉज जो जजमेंट है वो जब आपको सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कहीं ना कहीं उसका चांस है कि उसको क्लब कर दिया जाए, और पूरा जो टॉपिक है आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ईआरपी का, वो टॉपिक इस बार का एकदम समझ लीजिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन है उतना ही टॉपिक आपका ईआरपी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला के जितने केसेस हैं, पूरी सीरीज हमने वीडियो बना के रखी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास, प्लीज भगवान के लिए इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कॉर्पोरेशन कोल्ड स्टोरेज वाला केस भी इंपॉर्टेंट है। फिर वेस्ट यूपी शुगर मिल्स वाला केस, शुगर प्रिंस की प्राइसेस को सेट करके हुआ जिसमें बाद, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करें 2021 से, अब ये जो केसेस हैं यहाँ पर 2021 के अंदर उतने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजंस नहीं आए थे, तो थोड़ा हम लोग ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़े मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, और आपको ये केसेस देख लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुटस्टेप्स, आपका सीजीएसटी एक्ट 15+4 के ऊपर इस पर जजमेंट आया था, वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका असिस्टेंट कमिश्नर से स्टेट टैक्स कमिश्नर स्टील लिमिटेड ऑल्टरनेट रेमेडी जुरिसडिक्शन की बात की, देख लीजिएगा। दीपिका जगतराम सहानी आंगनवाड़ी केस, बहुत ही क्लासिक केस है, ये तो जरूरी से देख लीजिएगा। दीपक कंसल का केस हो गया जुडिशियल रिव्यू के ऊपर, ये देख लीजिएगा। अमीश देवगन का आर्टिकल 19 पे बात हुई थी, अच्छा जो डिसीजन था वो देख लीजिएगा। बेघर फाउंडेशन पुट्टा स्वामी जजमेंट को यहाँ पे चैलेंज करा गया आधार वाले को, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
2022 की अगर हम लोग बात करें, अभी केवल 3 ही महीने हुए हैं। इसके अंदर हम लोग वैसे तो पिन पॉइंट करना थोड़ा सा कठिन था कि कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, पर हमारे हिसाब से ये जो जजमेंट्स है ये काफी इंपॉर्टेंट, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नील ओरेलियो न्यूज का जो जजमेंट है, जिसमें के अंदर बात करी गई है कि काउंसलिंग के लिए कितना कोटा अलाउ करा जाना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए नीट पीजी के अंदर, उसके ऊपर जो जजमेंट आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अवनी प्रकाश का जजमेंट जो है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज का था, जैसे मैंने कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट बार भी विकास कुमार का आया था, देख लीजिएगा एक बार। फिर चिल्ड्रंस इन स्ट्रीट एंड सिचुएशंस इंजरी वाला ये जो केस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, एक बार देख लीजिएगा। फिर आपका जरनैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये केस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी अभी ये जजमेंट अभी आया है पिछले ही महीने, इसको प्लीज कायदे से देख लीजिएगा। आपकी बात हो रही है यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट केस है इसका नाम थोड़ा कठिन है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे ये जो अभी जजमेंट आया है ये 3-4 दिन पहले का ही जजमेंट है, पर मेरे हिसाब से ये जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन जजमेंट्स को कायदे से देखिएगा, जितने जजमेंट्स की अभी हमने बात करी, ऑल दो जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन से जजमेंट्स आपको देखने हैं, अब हम लोग ये समझेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे क्लैट पूछेगा और आपको कैसे उस चीज को पैराग्राफ पढ़ के आंसर करना है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए जो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो है आपका आस्किंग द नेम ऑफ द जजमेंट। दे देंगे आपको कि पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर चीज हेल्ड हुई भाई, अब ये देखते हुए मेरे को ये बता कि कौन से जजमेंट में वो चीज आई है। ये चीज आप कैसे आंसर कर पाओगे? आप ये आंसर तभी कर पाओगे जब आपने वो जजमेंट पढ़ा होगा, जब आपने उस केस को कायदे से देखा होगा। कंफ्यूज करने के लिए आपको 50 तरीके के नाम दिए जाएंगे, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और सबके सब जजमेंट्स ऐसे होंगे जो कि इतने ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, उनका सब्जेक्ट मैटर इतना ज्यादा एक दूसरे में कन्वर्जेंट होता है, रेफर होते हैं एक दूसरे में, कि आप कंफ्यूज कर जाओ। तो इसीलिए जब भी जजमेंट्स को पढ़िए, लिख के पढ़िए, ये देख लीजिए किस जजमेंट में क्या हेल्ड हुआ और फिर ही आगे बढ़िए। पैराग्राफ को कायदे से एक बार पढ़ लीजिए। पैराग्राफ जैसे ये जो पहला केस है ये बबीता पुनिया का है, ये पैरा आपका 2021 में आया था। इसके अंदर जो जजमेंट है वो पूछा गया कि जो पैराग्राफ है ना ऊपर, उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे जजमेंट आया कौन सा, ये कौन सा जजमेंट है। पैराग्राफ पढ़ के आप बता सकते हो कौन सा जजमेंट है। आंसर यहाँ पे था बबीता पुनिया का, सीधे सीधे पूछा गया। रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमेन सीकिंग परमानेंट कमीशन वाला सीधा सीधा जजमेंट है इंडियन आर्मी के अंदर। यहाँ पे जो कीवर्ड था वो था आर्मी। अगर यहाँ पे नेवी होता तो सीधी सी बात है अनिल नागराज होता, लेकिन यहाँ पे आर्मी है, पैराग्राफ भी पढ़ोगे आपको आर्मी ही नजर आएगा। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन था, बट कई बार होता क्या है कि यहाँ पे बबीता पुनिया का नाम डाल दिया, कर्नल दीक्षा का नाम डाल दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत आंसर करना कठिन होगा। तो इसलिए जजमेंट को कायदे से देखिए। अब जो अगला टाइप का आपका क्वेश्चन है वो है ऑल्टरनेटिंग द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है ना, जैसे यहाँ पे बात करा कि डायरेक्शन क्या दिए गए थे, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डायरेक्शन नहीं दिया गया था कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब यहाँ पे डायरेक्शंस को लेकर उसके अंदर 2 या 3 चीजें चेंज कर देंगे, तो मान लो साल चेंज कर दिया, पॉइंट से पर्टिकुलर जो बॉडी है रेगुलेटरी उसने क्या काम करा उसका कोरिलेशन चेंज कर दिया, कोई टेक्निकल सब्जेक्ट चेंज कर दिया। तो आपके लिए केस के अंदर क्या चीज हेल्ड हुई थी वो ध्यान में रखना, दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आपके ईयर्स नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी अथॉरिटी कहाँ पे कौन सी वर्क कर रही है, उसका इफेक्ट क्या आया, तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पाना थोड़ा कठिन है, बिकॉज कंफ्यूजिंग बनाया जाता है ऑन पर्पस कि आप वो बेट में आ जाओ, आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए आंसर देख के। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए केसेस को वगैरह से पढ़ने की जरूरत है। साथ ही में कभी कभी अभी जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको पैराग्राफ पढ़ के आंसर नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली थोड़ा सा आपको बस एक हल्का सा हिंट भले मिल सकता है, लेकिन पैराग्राफ पढ़ के आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ के चलना है कि देयर आर सम टाइम्स जहां पे पैराग्राफ के थ्रू आंसर मिलता है। अभी हम लोग जब आगे वीडियोस बनाएंगे सीआरपीसी के ऊपर, आईपीसी के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पैराग्राफ के अंदर से ही आंसर उठ के सीधे सीधे चला आया। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, तो आपको उन केसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर स्पेसिफिकली आपको पढ़ाई करनी है केस की अच्छे से। फिर जो आपका अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। सीधे सीधे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि, या फिर जो आपका कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पे रिप्लेस होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं हलवा टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ये होता काफी आसान है। अगर आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ रहे हो या फिर आपने जजमेंट का एक जिस्ट लेके चला हुआ है, तो यहाँ पे गेस वर्क करना थोड़ा आसान है कि ये जो पर्टिकुलर बात यहाँ पे करी, जो डायनामिक्स है वो वुमेन के परमानेंट कमीशन को डिनाई करने के ग्राउंड को क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है वो अनरीजनेबल है, इनएविटेबल हो नहीं सकता,
स्ट्रांग हो नहीं सकता, वैलिड हो नहीं सकता। तो यहाँ पे थोड़ा गेस वर्क लगता है, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ने से आता है, थोड़ा जजमेंट पढ़ने से ये चीज आपको पता लगती है कि हाँ भाई कौन सा चीज सही है कौन सी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आप देखो दोबारा वही टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुआ, आस्किंग द नेम ऑफ अ केस। ये 2021 का पेपर ही हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, वो हम देख रहे हैं, तभी मैं आपको थोड़ा सा टाइप एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से। तो उसके अंदर फिर से आप अगला क्वेश्चन देख रहे हो, ये फिर से आपका नेम ऑफ केस रिपीट हुआ है। फिर जो अगला पॉइंट है उसके अंदर ऑल्टरनेट करेंगे सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट्स को। फिर यहाँ पे जो आपकी बात हुई कि आप पूछ रहे हो कि पर्टिकुलर केस के अंदर क्या चीज हेल्ड हुई क्या चीज हेल्ड नहीं हुई, वही सेम पॉइंट आया। फिर जो ये वाला क्वेश्चन है ये है आपका अगला टाइप। इसके अंदर क्या करेंगे, सीधे सीधे पूछ लेंगे, राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय। अब बताओ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये चीज आई थी। कंफ्यूज करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को आपको दे दिया जाएगा कि भाई 42nd अमेंडमेंट में जो आया था, 44th अमेंडमेंट तो नहीं हुआ था, इसमें तो नहीं हुआ था, उसमें तो नहीं हुआ था। पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से कौन सी चीज चेंज हुई। मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। साथ ही में जो पर्टिकुलर एक आपका आपका जो पर्टिकुलर केस है किस स्टेट्यूट से डील करता है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्टेट्यूट का नाम नहीं पता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर कर पाना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, जिसमें कि सीधे सीधे पूछेंगे कि जो पर्टिकुलर केस है किस स्टेट्यूट से डील करता है, ये फिर ये आपका स्टेट्यूट कंटेंट दे दिया गया, ये स्टेट्यूट में ये चीज हेल्ड करी गई है। अब इसके बेसिस से बताओ कि स्टेट्यूट के अंदर क्या आना है। फिर बात कर लेते हैं अगला, फिर से आपका ऑल्टरनेटिंग द पॉइंट्स वाली बात आ गई। फिर आपका नेमिंग द केस वाली बात फिर से आ गई, कौन से केस में क्या हो रहा है। ये पूरा जो पैराग्राफ है ये तो आपका कॉमन कॉज वाला है, काफी सिंपल पैराग्राफ था ये वाला उसके हिसाब से। फिर ऑल्टरनेटिंग द पॉइंट्स वाली बात आ गई, फिर आपका ऑल्टरनेटिंग पॉइंट्स फिर से आया, फिर आपका ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट मैटर वाला आया। तो इससे आपको बेसिकली देख के पता चलता है कि जितने भी क्वेश्चन है आपके इसके अंदर 3-4 ही टाइप है। अगर आप ये टाइप्स को मास्टर कर लेते हो तो आपके लिए पेपर निकाल पाना काफी आसान होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से तो खास करके। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको सबसे पहले तैयार करना है। अगर मैं बात करता हूँ 2 महीने की, 2 महीने के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सबसे पहले जाइए तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए, बिकॉज उसके बिना बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा कठिन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे सुपर चैंपियंस कोर्स में या फिर हमारे टाइटन्स कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो जरूर एनरोल करिए, बिकॉज उन कोर्सेज के अंदर हम लोगों ने वो सारी की सारी चीजें पहले ही बता दी हैं, ऐड कर दी हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चाहे वो केस लॉज हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें हमने पहले से एनरोल वहां पे डाल दी है। साथ ही में हम लोग वहां पे पर्सनली आपको खुद मेंटोर करेंगे। आप हमसे सीधे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किस तरीके से आपको अपनी तैयारियां करनी है, कैसे करना है, क्या करना है। वो सारी की सारी चीजें आपको उस कोर्स में एनरोल करने के साथ ही मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू वेरी मच।